आज सुबह जो एक न्यूज़ आया जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा विभाग अब इस बात पर विचार कर रहा है कि आगे का शिक्षक बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इससे लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया कि क्या फिर से एक एग्ज़ाम होगा मेरिट और नॉट इन मेरिट को मिलाकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से 0% चांस बनता है कि अब फिर से कोई एग्ज़ाम हो, खास करके एससेट 2019 के कैंडिडेट्स का। लेकिन उससे पहले हम लोग इस वीडियो में और दो चीज़ देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे कि उर्दू के वैकेंसी का डिटेल आया है और ये चार्ट जो आता है रिप्लाई में, इसमें क्या क्या डेटा दिया गया और इसका क्या मतलब है, हर एक चीज़ को समझेंगे। और दूसरा हम लोग यह भी देखेंगे कि जब संजय सर से इस न्यूज़ के बारे में पूछा गया कि क्या यह न्यूज़ सही है, तो संजय सर ने व्हाट्सएप के माध्यम से क्या रिप्लाई दिया है, यह भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आइए पहले हम लोग इस आरटीआई रिप्लाई को देखते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अब 0% चांस है कि कुछ सुपर टेट जैसा हो या फिर मेरिट और नॉट इन मेरिट को मिलाकर एक एग्ज़ाम हो। देखिए, हम लोग पहले देखते हैं इस आरटीआई रिप्लाई को जो उर्दू सब्जेक्ट के लिए है। मैंने पहले ही कहा था कि इस आरटीआई रिप्लाई में क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे खास करके नॉट इन मेरिट वालों का हर एक सवाल, हर एक शंका दूर हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कैटेगरी कि कौन कौन सा कैटेगरी है जिसके आधार पर बिहार में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो टोटल वैकेंसी होता है, सब्जेक्ट बाय जो वैकेंसी सरकार के द्वारा दिया गया है, अगर उर्दू की ही बात करेंगे हम लोग तो देखिए, उर्दू में सरकार ने 1000 वैकेंसी टोटल दिया था। अब देखिए, इस वैकेंसी को मैंने पहले भी कहा था कि बोर्ड ने आरक्षण के हिसाब से कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को डिवाइड किया है। तो देखिए किस तरह से डिवाइड किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए 400 सीट यहाँ पे रखा गया है। और देखिए, उर्दू में क्योंकि डेटा क्लियर कट 1000 है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो 40% सीट है वो सीधे सीधे कहाँ गया है, यूआर कैटेगरी में। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 10% रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस को, तो 1000 का 10% यानी कि 100 सीट गया है सीधे सीधे ईडब्ल्यूएस को। अब देखिए, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को 35% आरक्षण को इसमें इग्नोर किया गया, तो आप लोग साफ साफ समझिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत सिंपल है, समझना बहुत आसान है। 100 का 35% 35 ही होता है। और देखिए, इस 100 में से 35 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस के महिलाओं को। इसी तरह से हर कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के महिलाओं को 35% आरक्षण इस मेरिट में दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि देखिए, यहाँ पे एक हाईएस्ट मार्क्स दिया गया है और एक ये लोएस्ट मार्क्स दिया गया है। तो जो ये लोएस्ट मार्क्स है, ये आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। और जो ये हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, मतलब यह है कि इस कैटेगरी में सारे स्टूडेंट में से अगर हाईएस्ट मार्क्स खोजा जाए तो 135.7451, यानी कि इतना मार्क्स है जो मैक्सिमम किसी एक कैंडिडेट के द्वारा स्कोर किया गया है। इससे ज़्यादा किसी भी कैंडिडेट को स्कोर नहीं आया है। और मिनिमम 119.024, उससे नीचे वाले लोग मेरिट से बाहर हो गए हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि जनरल यानी यूआर ओपन के लिए 119.024 मिनिमम है मार्क्स, उसके ऊपर वाले और मैक्सिमम 135.7451 है। इसके बीच के जितने भी जनरल के अभ्यर्थी हैं वो मेरिट में है, और इससे नीचे वाले यानी 119 से नीचे वाले सब नॉट इन मेरिट में है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सुबह जो यह न्यूज़ आया, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि यह जो न्यूज़ दिया गया है ये गलत न्यूज़ है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। तो देखिए, जब व्हाट्सएप के माध्यम से संजय सर से इस न्यूज़ के बाबत पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं संजय सर का ये व्हाट्सएप है, और उनसे जब पूछा गया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि संजय सर ने यह नहीं कहा है कि जो न्यूज़ है यह गलत है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट, मतलब कि अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। जो विभाग है, जो सरकार है, इस पर अभी विचार कर रही है। अगर सहमति बनती है तो यह कार्य आगे किया जाएगा। और अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था
वो क्या था, और मैंने शुरू में यह क्यों कहा था आप लोगों से कि 0% चांस बनता है कि अब आगे कोई एग्ज़ाम हो। यह देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या कहा गया है, यह भी संभव है कि शिक्षकों की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए की जाए। और मैंने अभी आपको बताया कि यह अभी फाइनल नहीं है, इस पर विचार चल रहा है। तो ज़रा आप लोग खुद सोच कर देखिए, आप लोग खुद ग्रेजुएट हैं और बीएड धारी हैं, सोच के देखिए कि जब यह प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा बनाकर सरकार को दी जाएगी तो क्या सरकार शिक्षा विभाग से यह नहीं पूछेगी कि जब पहले आपने ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले रखा है और आप लोगों ने ऑलरेडी एक मेरिट तैयार कर रखा है, फिर से आप लोगों को उन्हीं परीक्षार्थियों का वही सेम एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा एस्टेट 19 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस थे वो दो तरह से थे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का था और 50 क्वेश्चन जो था उसमें आपका जनरल जीके जीएस और आपके बीएड का नॉलेज चेक किया गया था। तो शिक्षक बनाने के लिए सरकार और कौन सा नॉलेज चेक करने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने की बात कर सकती है। जितना भी सरकार को नॉलेज चेक करना था एक कैंडिडेट का टीचर बनाने के लिए, वो हर नॉलेज वो एस्टेट 2019 के एग्ज़ाम में चेक कर चुकी है। और सरकार ने खुद लिख के दिया है हाई कोर्ट में कि जो हमने एग्ज़ाम लिया है वह एक प्रतियोगिता परीक्षा है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि बोर्ड इस शिक्षा विभाग इस पे आगे बढ़ जाएगी कि हम एक और एग्ज़ाम लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थी कोर्ट में नहीं जाएंगे? और जब अभ्यर्थी कोर्ट में जाएंगे तो सरकार वहाँ पे क्या मुँह दिखाएगी? सरकार ने जब पहले ही लिख के दिया है कि मैंने एक प्रतियोगिता परीक्षा लिया है और उसी प्रतियोगिता परीक्षा की जगह पे एक और प्रतियोगिता परीक्षा, आप लोग समझ सकते हैं कि एक एग्ज़ाम कराने में सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। और एक एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसका मेरिट बन चुका है, उसको साइड में रखे एक और एग्ज़ाम, सेम एग्ज़ाम, क्योंकि अगर एक नया एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं पूछा जाएगा, सेम चीज़ होगा जो एस्टेट 2019 में पूछा गया था। तो उसी चीज़ को रिपीट करके फालतू में सरकार का जो पैसा है उसको खर्च करने का कहीं से भी कोई औचित्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो ऐसा प्रस्ताव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेजेगी ही नहीं। और अगर इन केस मान लीजिए कि 1% चांस भी है, अगर भेजती है ऐसा प्रस्ताव, तो बिहार सरकार इसमें साफ साफ यह कह देगी कि आपके पास आप लोगों ने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम ले रखा है और उसका मेरिट आपके पास ऑलरेडी तैयार है, आप उस मेरिट के आधार पे बहाली करवाइए। अगर ऐसा एग्ज़ाम लेना होगा तो आगे के का जो फेज होगा 8th फेज 9th फेज, वहाँ पे हम लोग ऐसा एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब 0%, जी हाँ बिल्कुल 0% ऐसा इसका चांस बनता है कि मेरिट और नॉट मेरिट को मिलाकर ऐसा कोई एग्ज़ाम लिया जाए। तो फिर आप लोग यह भी मन में सवाल उठेगा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि एस्टेट 2019 जो हुआ था वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही हुआ था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ शिक्षा मंत्री से या फिर आयोग से जो गड़बड़ी हुई, जिसके कारण इन लोगों को मेरिट और नॉट मेरिट करना पड़ा, जिसके कारण इतना एक तरह से कह लीजिए तो इसमें इस मामला में इतना परेशानी आया, उस परेशानी को दूर करके और फिर से जो सरकार का मेन एम था एस्टेट 19 लेने के पीछे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर शिक्षकों की बहाली की जाए, सरकार फिर से वही काम करना चाहती है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि एस्टेट 19 का जो मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बना करके लोगों को नियुक्ति दी जाए। तो जिस किसी को भी यह डर सता रहा है या फिर यह परेशानी है कि फिर से एग्ज़ाम होगा तो हमारा क्या होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि एस्टेट 19 जो था वो एक तरह से कह लीजिए तो एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या प्रतियोगिता परीक्षा लेकर बिहार में शिक्षक की बहाली कराई जा सकती है। तो उसी जो पुराना इन लोगों का 2019 में जो इन लोगों ने फैसला लिया था कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेके तब हम शिक्षकों की बहाली करवाएंगे, तो वही अब आगे होने जा रहा है। और जो लोग यह परेशान है कि अब जो चेंजिंग होने वाला है नियमावली में वो क्या हो सकता है, तो एक तो पहला सबसे बड़ा चेंजिंग ये है कि इसमें जनप्रतिनिधि का कोई भी अब आगे भूमिका नहीं रहेगा। दूसरा, बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। और मैंने बार बार कहा है कि जब बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा तो उसके लिए एक मानक चाहिए, एक मापदंड चाहिए जिस पे मेरिट बनाया जाए। और वह जो एकमात्र मापदंड होगा वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एस्टेट 19 का मार्क्स होगा।
और मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये जिस दिन ये चीज़ हो जाएगा मैं आप लोगों को यही वीडियो दिखाऊंगा और फिर आप लोगों की बात मानना पड़ेगा कि हाँ आप जो कह रहे थे देखिए आज वही हुआ। आप लोग ध्यान रखना कि अगले साल जनवरी फरवरी तक ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली का प्रक्रिया शुरू होगा, और आप लोग देख लेना कि जो बहाली होगा इसका आधार बनेगा एस्टेट 19 का एग्ज़ाम। और मैं फिर से यह बात कह दूं कि जी हाँ 0% चांस बनता है कि अब आगे कोई एग्ज़ाम हो, खास करके 7th फेज़ के लिए। मैं ये बातें सिर्फ 7th फेज़ के लिए कह रहा हूँ, आगे के फेज़ में क्या होगा ये डिपेंड करता है कि सरकार आगे का बहाली कैसे करवाना चाहती है। तो जिनके ही मन में शंका है कि एग्ज़ाम होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबा और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।